हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फंडामेंटल राइट। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। बीच में एक आर्टिकल 21A है, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे एक बार जुड़ जाएंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को। इन लास्ट क्लास हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट केसेस डिस्कस किया। हम लोगों ने डिस्कस किया ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1950, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोग क्या फॉलो करते हैं, हम लोग प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा जो निर्मित प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हैं। कानून के द्वारा निर्मित प्रक्रिया के अंदर कितने क्या होता है? कानून के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, इसका मतलब होता है 3 टेस्ट होना है कि एक कानून होना चाहिए जिसके तहत आपके लाइफ, यानी जो आपका राइट टू लाइफ है और राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, उसको वंचित किया जा रहा है। उसके लिए एक कानून होना चाहिए। दूसरा, वो कानून जो है क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। और तीसरा कि कानून के अंदर जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो किया गया होना चाहिए। ये 3 टेस्ट है। और उन 30 स्टेट पर वो 3 टेस्ट अगर सही है, तीनों अगर चीजें सही हैं, तो आपको आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से आपको डिप्राइव किया जा सकता है, आपको वंचित किया जा सकता है। फिर हमने डिस्कस किया एक एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस 1976, जिसमें बताया था आपको कि उस दौरान एक मीसा कानून, राष्ट्रीय आपात जब लगा था तो उस दौरान एक मीसा कानून था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और इस कानून में यह कहा गया था कि अगर किसी को मीसा के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास जो हैबियस कॉर्पस का रिट है, यानी हैबियस कॉर्पस जो है, यानी कि वो मतलब उसके उसके इंडिविजुअल लिबर्टी से, यानी कि उसके उसको लाइफ से वंचित किया जा सकता है और वो उसके खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में भी कहा, क्या कहा कि हम क्या करते हैं, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि हम कानून के द्वारा निर्मित प्रक्रिया का पालन करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट केस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट केस है, जिसका नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कि इसे हम लोग नॉर्मली पासपोर्ट केस के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पासपोर्ट केस, है ना। एक्चुअली क्या होता है कि जो मेनका गांधी जी होती हैं उनका पासपोर्ट गवर्नमेंट क्या करती है? रिन्यू नहीं करती है, उनका पासपोर्ट जब्त कर लेती है। मेनका गांधी जाती हैं, कहती हैं कि ये हमारे राइट टू लाइफ या हमारे पर्सनल लिबर्टी का क्या है, ये वायलेशन है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट देती है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वी फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वी फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि हम कानून की द्वारा निर्मित प्रक्रिया नहीं बल्कि हम कानून की उचित प्रक्रिया को पालन करते हैं। हम कानून की उचित प्रक्रिया, हम कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हैं, यानी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या करते हैं? हम लोग पालन करते हैं, पालन करते हैं। क्योंकि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कानून की उचित प्रक्रिया और कानून के द्वारा निर्मित प्रक्रिया? ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ में क्या डिफरेंस है? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अगर कोई कानून मतलब बहुत खतरनाक है, बहुत क्रूर है, बहुत खराब है, गलत है, और अगर वो कानून क्या है? लागू है, वो कानून वैध है, और उस कानून के अंदर जो प्रक्रिया है अगर उसको फॉलो किया गया है और उसके तहत अगर आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव किया जाता है, वंचित किया जाता है, अगर आपको आपके जीने के अधिकार से, आपको निजी स्वतंत्रता के अधिकार से, तो वहां पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, वहां पर न्यायालय आपको उससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम क्या करते हैं, हम कानून की उचित प्रक्रिया नहीं बल्कि हम कानून के द्वारा, कानून की निर्मित प्रक्रिया नहीं बट हम कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हैं, यानी कि हम प्रोसेस स्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं बल्कि हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका कॉन्सेप्ट कहां पर है? अमेरिका में, यूएसए में। और कहा कि हम उसी को फॉलो करते हैं। और यहां पर क्या होता है, इसमें फर्क क्या होता है? तो इसमें दोस्तों एक फोर्थ टेस्ट भी होता है, एक चौथा टेस्ट भी किया जाता है कि कानून जो है, लॉ शुड बी जस्ट एंड ह्यूमन, लॉ शुड बी जस्ट एंड ह्यूमन।
लॉ शुड बी जस्ट एंड ह्यूमन, यानी कि जो कानून है वो क्या होना चाहिए, उचित और मानवीय होना चाहिए। कानून उचित एवं मानवीय होना चाहिए, यानी कोई ऐसा कानून जो कि उचित नहीं है, अच्छा नहीं है ना, खराब है, क्रूर है, खतरनाक है, मानवीय नहीं है, तो उस कानून को क्या किया जाए, उस कानून को क्या किया जा सकता है, उस कानून को निरस्त किया जा सकता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। उस कानून को भी यहां पर जुडिशियरी क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। किसके द्वारा, बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? अब इसके बाद दोस्तों आप लोगों के मन में सवाल उठेगा कि सर व्हाट इज राइट, व्हाट अबाउट राइट टू डेथ, व्हाट अबाउट राइट टू डाई। आपने कहा था कि राइट टू डाई के बारे में बताएंगे कि मरने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है कि नहीं है। अभी यूथनेसिया क्या है, इच्छा मृत्यु का अधिकार क्या है, अब हम उसके ऊपर चलेंगे। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए। अज्जू पटेल जी, यू हैव टू, आपको क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाइए, स्ट्रिक्टली उस टाइम टेबल को फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, है ना। ठीक है, डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत अभी 2 महीने भी हैं, अगर आपको कोई बेसिक ठीक है आपका तो आप कर सकते हो आराम से। पूछ लो अनूप, क्या डाउट है, फटाफट पूछो। रेलिवेंट होना चाहिए क्वेश्चन आपका, है ना, इरेलीवेंट ना हो बस। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, टॉपिक से अलग है, कोई बात नहीं है। हाँ, बताइए। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके बाद, देखिए राइट टू डेथ की जब बात करते हैं, मृत्यु का अधिकार, मेनका गांधी, समझ में आया रोहन, मेनका गांधी के पासपोर्ट को गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया, उनके पासपोर्ट को रिन्यू नहीं किया। मेनका गांधी कही कि हमें विदेश जाना, विदेश जाने से उनको रोका जा रहा था ताकि वो विदेश नहीं जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, मेनका गांधी कहते हैं भाई हमारा राइट टू लाइफ है, हमारा पर्सनल लिबर्टी है, हम कहीं जाएं, कहीं भी जाएं, क्या दिक्कत है। ठीक, तो याद रखिएगा वहां पर वो चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, कहती है सर हमें बाहर जाने से रोका जा रहा है, सर हमारे पासपोर्ट को रिन्यू नहीं किया जा रहा है सर। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर देती है जजमेंट कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हम लोग मतलब जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं, कानून के द्वारा निर्मित प्रक्रिया नहीं, बल्कि हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हैं। यानी कि हम कानून के वहां पर ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में हम लोग कानून अच्छा है, खराब है, कैसा है, उससे कोई मतलब नहीं था। वहां पर हम लोग ये चेक नहीं करते थे कि कानून अच्छा है या कानून खराब है या कानून खतरनाक है, उसका चेक नहीं होता था। वहां पर कानून है, कानून वैलिड है, और कानून के अंदर जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया गया, यही 3 टेस्ट होता था वहां पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब हम क्या करेंगे, ड्यू प्रोसेस लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि अब हम कानून का में अंदर चौथा टेस्ट भी करेंगे कानून का, कि वो कानून मानवीय है कि नहीं है, वो कानून उचित है कि नहीं है, वो कानून खतरनाक तो नहीं है ना, ये भी चेक करेंगे। अगर कानून अमानवीय होगा, अगर कानून उचित नहीं होगा, अगर कानून खतरनाक होगा, तो उस कानून को भी हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, और उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, लोगों को फ्री कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी बिल्कुल, मेनका गांधी गांधी फैमिली से ही रिलेटेड है ना सर। आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन एससी कम्युनिटी के साथ उसके हाथ का छुआ पानी नहीं पीता है तो क्या वो एससी पर्सन एफआईआर कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, आपके पास अगर प्रूफ है तो। यानी कि वो क्या कर रहा है, छुआछूत को बढ़ावा दे रहा है, आर्टिकल 17 का वायलेशन हो रहा है, कर सकते हैं, है ना। ठीक है, हाँ 1978 में करण सैनी जी यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मेनका गांधी केस में ही कहा कि अब हम क्या करेंगे, तभी तो इवॉल्व हुआ है ये, कि हम क्या करेंगे, अब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। 1978 में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, हाँ उनको पासपोर्ट तो नहीं मिला, लेकिन ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको पासपोर्ट नहीं मिला बाद में, मतलब उस समय तो नहीं मिला, इस केस में पासपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब पासपोर्ट अधिनियम के तहत आपके पासपोर्ट को इन कारणों से रोका गया। ठीक है, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नए नए कुछ बातें कही इस केस, इसलिए यह केस इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट कभी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो करती है, कभी प्रोसेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये ठीक है। देखिए आनंद, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का क्या है, व्याख्याकार है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे सोसाइटी की डिमांड चेंज होती है, वैसे वैसे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज करते रहेंगे। जैसे इन 19 मैंने आपको बताया था, इन 1992
इंदिरा सहनी केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि रिजर्वेशन का मैक्सिमम लिमिट जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 50% हो सकता है। लेकिन वही जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रिसेंट में जो कुछ साल पहले था, जिसमें कि ईडब्ल्यूएस के 10% रिजर्वेशन को चैलेंज किया गया, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, अभी जो हमारे समाज की जरूरत है, हमारे सोसाइटी की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन चेंज इट्स ओन जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को बदल सकती है, समय में बदल, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, अपने जजमेंट को भी क्या कर सकती है, बदल सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर मान लीजिए प्रीवियस जजमेंट जो है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई पिछला जजमेंट मान लीजिए कि 5 जजों के बेंच ने दिया है और उस जजमेंट को अगर बदलना है तो उसके लिए एक लार्जर बेंच होना चाहिए, यानी कि उसके लिए आपको 5 नहीं कम से कम 7 जजों के बेंच का, 7 जजों के समूह का एक बेंच बनेगा, वो फिर उस पर उस डिसीजन को बदल सकती है। उससे कम जजों के बेंच या उसके बराबर जजों का बेंच जो है उस डिसीजन को बदल नहीं सकता। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों राइट टू डेथ की, यानी मृत्यु का अधिकार जो है ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। तो देखिए हमारे संविधान के, हमारा जो आईपीसी है, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इसमें एक सेक्शन हुआ करता था 309, ठीक है। अब तो खैर ये चेंज, ये आईपीसी वगैरह बदल गया है ना, लेकिन पहले जो है हाजी हो सकता है मोहन जी, लेकिन अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कहा कि नहीं, ये जो है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, है ना, कौन से केस में, तो एक केस था शक्ति वाहिनी केस, है ना, शक्ति वाहिनी केस में 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था कि राइट टू मैरी विद ए पर्सन ऑफ चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। लेकिन रिसेंट में एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राइट टू लाइफ, राइट टू मैरी विद ए पर्सन ऑफ चॉइस, राइट टू मैरी विद ए पर्सन ऑफ चॉइस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, है ना, क्लियर। याद रखिएगा यहां पर आईपीसी का सेक्शन 309 ये क्या कहता है, ये बात करता है क्रिमिनलाइजेशन, ये क्या कहता है, सुसाइड, ये क्या कहता है, सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस है। स्टोरी समझिएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्रिमिनल ऑफेंस है। तो इसके ऊपर कई सारे केसेस हैं। इसके ऊपर सबसे पहला दोस्तों एक केस आता है पी रतिनाम केस, पी रतिनाम केस 1994। पी रतिनाम केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सेक्शन 309 इज कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि ये संवैधानिक है, यानी कि राइट टू लाइफ इंक्लूड, राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डेथ। यानी कि ये क्या कहता है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, है ना, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या पूछना चाह रहे तुम लोग, मतलब कि 7 जूरी लॉ को चेंज कर, तुम लोग पहले जो समझा रहे हैं यार उसको समझ लो। जब डाउट पूछा गया तब उस समय डाउट पूछो, तुम लोग पूरे क्लास में खाली डाउट ही पूछते रहते हो, यानी कि तुम अपना डाउट दूर करने आते हो कि सीखने के लिए आते हो। मतलब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं और बच्चा अपना डाउट पूछने में लगा हुआ है। यार जब डाउट पूछे, जब हम पूछें कि कोई डाउट है तब डाउट पूछा करो तुम लोग, है ना, नहीं तो पता चला ऐसे ना तुम लोगों के डाउट में ही पूरा क्लास चला जाएगा, फिर हमको मजबूरन क्या करना पड़ेगा, कमेंट हमको ऑफ करना पड़ेगा फिर, है ना, अगर ऐसे आप लोग करेंगे तो। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये कहता है, सॉरी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ना, यहां पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, सेक्शन 309 इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि ये कहा कि जो सेक्शन 309 है ना, जो कि सुसाइड को एक क्रिमिनल ऑफेंस बताता है, सुसाइड को एक क्रिमिनल ऑफेंस बताता है, वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो असंवैधानिक है। क्योंकि राइट टू लाइफ यानी कि जीने के अधिकार में आपका मरने का अधिकार भी शामिल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद अगला जो आपका एक केस आता है ज्ञान कौर, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यह केस आता है 1996 में, 1996 में, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सेक्शन 309 इज कॉन्स्टिट्यूशनल। यानी कि देखिए अपने जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बदल दिया। आपको एक चीज समझना है, कोई भी जजमेंट अगर बदलना है ना
किसी भी जजमेंट को बदला जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट अपने प्रीवियस किसी भी जजमेंट को बदल सकती है, लेकिन उस जजमेंट को बदलने के लिए जितने जजों के बेंच ने वो जजमेंट दिया है उससे एक बड़ा बेंच का गठन होना चाहिए। यानी अगर 5 है तो 7 का करना पड़ेगा, 7 है तो 9 का करना पड़ेगा, 9 है तो 11 का करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि एक लार्जर बेंच का गठन होगा तो वो अपने प्रीवियस किसी भी जजमेंट को बदल सकती है। और ज्ञान कौर केस में वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो सेक्शन 309 है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि ये क्या है, संवैधानिक है। और राइट टू, इसमें कहा कि राइट टू लाइफ में, यानी कि जीने के अधिकार में, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई या राइट टू डेथ, यानी कि मरने का अधिकार शामिल नहीं है, राइट टू डेथ शामिल नहीं है। और इसके बाद दोस्तों एक केस आता है, पहले आप इतना लिखिए, फिर इसके बाद एक केस आता है, उस केस में क्या होता है हम लोग उसकी बात करते हैं। पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस में भी रेगुलर हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट वीक से आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, चलिए बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने अभी सुबह बताया ना कि 7 जूरी के लॉ को भी चेंज किया जा सकता है, उसने जो जजमेंट दिया उसको भी बदला जा सकता है, लेकिन 7 के 9 के लिए 9 ने दिया उसको भी बदला जा सकता है, उसके लिए 11 जज के बेंच का गठन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए इसके आगे की बात करते हैं। एक आता है दोस्तों केस 2011 में, अरुणा सानबॉग केस, अरुणा सानबॉग केस 2011। अरुणा सानबॉग एक्चुअली क्या थी, है ना। अरुणा सानबॉग एक्चुअली क्या थी तो याद रखिएगा, ये नर्स थी मुंबई के एक मेडिकल हॉस्पिटल में, मुंबई के एक हॉस्पिटल में ये क्या थी, एक नर्स थी, है ना। और इस नर्स को क्या कर दिया जाता है, एक वहां के जो भी एम्प्लॉय थे, मोहन थोड़ा सा इंतजार करिए, है ना, थोड़ा सा इंतजार करिए, अभी बात करेंगे इसके ऊपर, है ना। जो समझा रहे हैं पहले आप इसे समझ लीजिए। अरुणा सानबॉग केस जो था, मुंबई में एक ये नर्स थी, मुंबई के मेडिकल हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल में। और वहां पर क्या होता है, इनके साथ क्या होता है, वहां के एक एम्प्लॉय ने इनके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया, रॉड से इनके सर पर हमला किया और ये क्या चली गई, परमानेंट कोमा में चली गई, परमानेंट कोमा। यानी कि इनके रिकवर होने के चांसेस नहीं थे, बिल्कुल जीरो। यानी कि ये मतलब रिकवर हो ही नहीं सकती थी, बस ये मतलब शारीरिक रूप से जिंदा थी, लेकिन ये ना कुछ बोल सकती थी, ना कुछ भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ क्या थी, जिंदा थी। ठीक है, तो एक इसकी दोस्त हुआ करती थी पिंकी, इनके दोस्त का नाम था। वो चली जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूछती है कि डियर सुप्रीम कोर्ट, राइट टू लाइफ जो है सिर्फ राइट टू लाइफ है या राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है। सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया जाता है पिंकी के द्वारा कि सर ये बताइए, जो जीवन का अधिकार है, जीवन का अधिकार में सिर्फ जीने का अधिकार है या फिर गरिमामय जीवन जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, राइट टू लाइफ में, राइट टू लाइफ का मतलब है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कहा कि सर मेरी एक दोस्त है सर, अरुणा सानबॉग, सर वो मुंबई के एक हॉस्पिटल में सर कोमा में है और वो सर कुछ भी नहीं कर सकती है सर, वो ना तो बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना सर वो अपने मतलब जो भी मतलब कोई भी कार्य नहीं कर सकती, हिल डुल सकना कुछ भी नहीं, सिर्फ सर वो जिंदा है। सर तो कहां उसके लाइफ में सर डिग्निटी कहां है सर? क्योंकि बात तो आपकी सही है, तो सर उसको हमें क्या चाहिए, मरने का अधिकार भी, क्या चाहिए, मरने का अधिकार चाहिए, यानी राइट टू लाइफ में सर मरने का अधिकार भी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट टू यूथनेसिया को अलाउ करते हैं, राइट टू यूथनेसिया, राइट टू यूथनेसिया यानी कि जो मृत्यु का अधिकार है उसको हम लोग शामिल करते हैं। लेकिन ये मृत्यु का अधिकार, ये जो राइट टू यूथनेसिया होता है, दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। एक क्या होता है एक्टिव, एक क्या होता है पैसिव। एक्टिव यूथनेसिया का मतलब क्या होता है, एक्टिव यूथनेसिया का मतलब है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ही बुरी जिंदगी जी रहा, बहुत मतलब उसका जीना बदतर है, बहुत पीड़ा है उसके सर मतलब उसमें शरीर में, बहुत मतलब कि जीना बहुत ही मुश्किल है उसके लिए। ठीक, नहीं खा भी नहीं सकती, वो खा भी नहीं सकती थी, बस अलग से मतलब पाइप के द्वारा इंजेक्शन वगैरह से दिया जाता था उसको जो भी, ठीक है, खा भी नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं, खुद कुछ भी नहीं करती थी। ये राइट टू यूथनेसिया जो है, राइट टू यूथनेसिया क्या कहता है, इसमें कहता है कि जो एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव।
एक्टिव यूथनेसिया का मतलब क्या, कोई जिंदा है, कोई मतलब जिंदा है बस, लेकिन किसी तरह जिंदा है। अब उसको क्या किया, अलग से हमने इंजेक्शन दे दिया, अलग से जहर दे दिया, या अलग से ऐसा कुछ दे दिया कि उसका डेथ हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, उसको एक्टिव यूथनेसिया कहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक्टिव यूथनेसिया को अलाउ नहीं करते हैं, यानी कि आप किसी व्यक्ति को अलग से इंजेक्शन देके, अलग से मेडिसिन देके, अलग से जहर देके आप नहीं मार सकते। हम क्या करेंगे, हम पैसिव यूथनेसिया को अलाउ करते हैं। कहेंगे सर पैसिव यूथनेसिया क्या है, इसमें आप अलग से कुछ नहीं देंगे, अलग से कोई इंजेक्शन या कोई ड्रग्स या कोई मतलब सुई, है ना, कोई जहर, ये सब नहीं देंगे, बल्कि वो जिस सिस्टम पर, जिस सपोर्ट सिस्टम पर जिंदा है, उसको आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी के ऑक्सीजन जा रहा है, तो ऑक्सीजन को देना बंद कर देंगे, सप्लाई कम कर देंगे, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर देंगे उसके शरीर में, तो वो खुद ही मर जाएगा। जैसे कोई मेडिसिन पे जिंदा है, वो मेडिसिन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, वो मर जाएगा। यानी कि अलग से कुछ नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिस सपोर्ट सिस्टम पर, जिसके ऊपर वो जिंदा है, वो उसको देना हम क्या कर दे रहे हैं, बंद कर दे रहे हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कि हम अलाउ करते हैं, किसको, पैसिव यूथनेशिया को अलाउ करते हैं, किसमें, अरुणा शानभोग के केस में। इसके बाद दोस्तों ये जो सेक्शन 309 की जब बात करते हैं, जो क्रिमिनल, जो बात करता है किसकी, क्रिमिनल, जो मतलब सुसाइड है, सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अब देखिए अगर किसी ने सुसाइड किया, मेरी बात को सुनिएगा, अगर किसी ने सुसाइड किया, वो मर गया, सुसाइड किया और मर गया, तो उसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो मर ही गया बेचारा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने सुसाइड किया और सुसाइड करने के बाद वो बच गया, तो वो कहता है सेक्शन 309 की सुसाइड कर लिया, मान लीजिए सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड, और बच गया वो, तो वो क्राइम है, वो अपराध है, उसको सजा दी जा सकती है, उसको मतलब सजा दिया जा सकता है, ये सेक्शन 309 कहता है। लेकिन इन 2017, इन 2017 में केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, है ना, 2017 में। और इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो पार्लियामेंट ने कानून में कहा, अगर कोई भी आदमी सुसाइड करता है, कोई भी व्यक्ति अगर सुसाइड करता है, कोई भी आदमी अगर आत्महत्या का प्रयास करता है, तो हम उसे जेल नहीं भेजेंगे, बल्कि हम उसको क्या करेंगे, उसको मेंटल हेल्थ केयर प्रदान करेंगे, यानी कि उसको मेंटल सपोर्ट प्रदान करेंगे, उनका केयर करेंगे, है ना, उनको मतलब साइकोलॉजिस्ट से उनका केयर किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, है ना, यानी कि उनका हम लोग मेंटल हेल्थ केयर करेंगे। अगर कोई सुसाइड करता है तो उसको जेल नहीं भेजेंगे। ऐसा जो है पार्लियामेंट ने कानून पारित किया, कब, 2017 में, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। देखिए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं लेना होता है, इसके लिए आदेश लेना होता है 3 जगह से। एक तो जो भी मतलब पेशेंट है, उसके फ्रेंड, उसके फैमिली से, अगर उसका कोई फैमिली वाला नहीं है तो उसके सबसे नियरेस्ट फ्रेंड से, जो भी सबसे बेस्ट फ्रेंड है उससे लिया जाता है। हालांकि ये जो अरुणा शानभोग है, इनको नहीं दिया गया यूथनेशिया, है ना, कोई भी कारण निकले आर्यन जी, है ना, तो सेक्शन 309 क्या कहता है, कोई भी कारण निकले सुसाइड का तो वो पनिशमेंट, वो मतलब आपका क्राइम है। ठीक है, लेकिन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो 2017 में, उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो अगर कोई अटेम्प्ट, सुसाइड का अटेम्प्ट करता है और अगर वो बच जाता है, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम मेंटल सपोर्ट प्रदान करेंगे, उसका हम मेंटल केयर करेंगे, उसको समझाएंगे, उसका मतलब साइकोलॉजिस्ट से उसको मिलाकर उसका सेशन कराएंगे, ताकि जो है वो मतलब उसका जो मतलब दिमाग में जो दिक्कत है, जो उसका मेंटल, जो मेंटली वो डिप्रेस्ड है, वो उससे बाहर आए और ऐसे ख्याल जो है उसके मन में फिर से नहीं आए। ठीक है, क्लियर। तो याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग तो अरुणा शानभोग को तो नहीं दिया गया था। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं लेना पड़ता है, 3 लोगों से आदेश लेना पड़ता है, जैसा मैंने बताया। एक तो मतलब उसके बेस्ट फ्रेंड या फैमिली या बेस्ट फ्रेंड जो भी है, फैमिली नहीं है तो बेस्ट फ्रेंड से। दूसरा, डॉक्टर की एक कमेटी होगी, डॉक्टर की कमेटी से आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर पहले अलाउ करेगा कि हाँ ये जो है इसको यूथनेशिया दिया जाए, क्योंकि ये इसका वापस जिंदा होना मुश्किल, मतलब वापस मतलब जो है इसका नॉर्मल होना मुश्किल है, ये बस जिंदा है, इससे अच्छा ये डेथ हो जाए, इसका ज्यादा अच्छा। डॉक्टर से एक सर्टिफाई कराना पड़ेगा आपको। और तीसरा, यूथनेशिया देने से पहले आपको उस पर्टिकुलर, जिस भी राज्य का ये केस है, जिस भी राज्य का ये मामला है, उस राज्य के हाई कोर्ट से भी क्या करना पड़ता है, आपको परमिशन लेना पड़ता है, हाई कोर्ट से, ना कि सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, क्लियर। चलिए
वो क्राइम नहीं है ना, वो क्राइम नहीं है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 21A। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या होता है, एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। समझिएगा, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस आता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि राइट टू एजुकेशन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा अभी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है कि शिक्षा का अधिकार इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। सिंपल। उन्नीकृष्णा वर्सेस, तीनों का होना जरूरी है ना, उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कहती है कि राइट टू एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट है। किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत, है ना। अब देखिए इस जजमेंट के बाद जो गवर्नमेंट है, एक दोस्तों याद रखिएगा यहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह तो बताया कि राइट टू एजुकेशन जो है एक फंडामेंटल राइट होगा आर्टिकल 21 के तहत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं बताया कि किस एज ग्रुप के लिए यह फंडामेंटल राइट होगा। क्या सभी लोगों के लिए, बच्चों, वयस्कों, सभी के लिए, बूढ़ों के लिए, सभी के लिए राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए होगा? सिर्फ बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, या सिर्फ एडल्ट के लिए एक राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, या सिर्फ बूढ़ों के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इसमें क्या क्या कंडीशन है उसकी भी बात नहीं करी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, याद रखिएगा दोस्तों जब हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन, तो यहां पर दोस्तों फिर क्या होता है, उन्नीकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसके जजमेंट के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमेटी बनाती है। कौन सी? तपस मजूमदार कमेटी। कौन सी कमेटी बनाती है? ध्यान से समझिएगा, तपस मजूमदार कमेटी। यह कमेटी कब बनता है? 1999। कब बनता है? 1999। और इस तपस मजूमदार कमेटी ने दोस्तों क्या कहा, इन्हीं के रिकमेंडेशन पर, याद रखिएगा इसी के रिकमेंडेशन पर संविधान में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 86 संविधान संशोधन होता है, यानी 86वां संविधान संशोधन होता है, संशोधन हुआ। और आर्टिकल 21A के तहत, आर्टिकल 21A के तहत राइट टू एजुकेशन को, राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। अब हम लोग बात करेंगे क्या, आर्टिकल 21A की। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं तुलिका जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हिंदी में भी बोल देते हैं बाबू, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख लेना कि शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, लिख ही लो। इसका ईयर भी लिख लेना, ईयर भी इंपॉर्टेंट, में भी पूछ दे 1993, क्योंकि केस वगैरह आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, है ना। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं आदित्य। आर्टिकल 17 जो है एकमात्र फंडामेंटल राइट है। अभी बताते हैं संदीप, 2002 में हुआ था, 2002 में। हाँ, राइट टू हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस समझ में नहीं आया, प्लीज बता दो। अनूप जी, राजस्थान में एक महिला थी, है ना, उसका वो गांव गांव में क्या करती थी
एक तरह से पोलियो का टीका वगैरह ऐसे, या फिर कुछ मतलब था गांव में वो करती थी। ठीक, उसका गांव के लोगों ने क्या कर दिया, उसका रेप किया। ठीक है, रेप किया, उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया। तो उसके खिलाफ एक केस आता है सुप्रीम कोर्ट में, विशाखा केस आता है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस 2011 में। और सुप्रीम कोर्ट उसमें कहती है कि राइट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ जो अधिकार है वो आपका एक मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके बाद आर्टिकल 21A। यही वाला तपस मजुमदार कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया उसके तहत जो आर्टिकल 21A जोड़ा गया उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 21A यह बात करता है कि इसकी राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा के अधिकार की, शिक्षा के अधिकार की, शिक्षा के अधिकार की बात करें दोस्तों तो इसे कब जोड़ा गया, तो एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ तपस मजुमदार कमेटी, है ना, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ तपस मजुमदार कमेटी। 21A है ये, है ना, 21A। उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 21 के तहत राइट टू जो मतलब एजुकेशन है ना, वो आर्टिकल 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है, उन्नी कृष्णन केस में कहा। लेकिन उसमें यह नहीं बताया, कहां मैंने लिखा आर्टिकल 21, यहां पर यह आर्टिकल, इसमें आर्टिकल 21 ही कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। उन्नी कृष्णन केस में, मेरी बात को आप फिर समझ नहीं पाए, उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू एजुकेशन, जैसे बाकी राइट को बताया ना कि राइट टू हेल्थ, राइट टू स्पीडी ट्रायल, है ना, राइट टू ट्रैवल अब्रोड, राइट टू प्राइवेसी, उस तरह उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट होगा, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। लेकिन यह नहीं बताया किस ग्रुप के लिए, किस एज ग्रुप के लिए, क्या क्या उसकी कंडीशन है, ये सब कुछ नहीं बताया। तो राइट टू एजुकेशन के लिए जो गवर्नमेंट है उसने एक कमेटी बनाई, तपस मजुमदार कमेटी, कब, 1999 में। और इस केस में ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने रिपोर्ट दिया और इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर ही हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन हुआ और 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया। और इसमें कहा, क्या कहा इसमें कहा कि स्टेट 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, स्टेट 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करेगी। यानी स्टेट विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू 6 to 14 year children। स्टेट विल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू 6 to 14 year child, है ना, प्रोवाइड करेगी। ठीक है, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। इस चीज को आप याद रखेंगे। शिक्षा का अधिकार पहले से किस में मौलिक अधिकार था सर, आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि आर्टिकल 21 के तहत शिक्षा का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार, लेकिन उसके कंडीशन नहीं बताए गए कि किस एज ग्रुप के लिए होगा, है ना, क्या उसके क्या क्या कंडीशंस होंगे, ये नहीं बताया गया। तो उसकी भी तो जरूरत थी ना कि किस एज ग्रुप के लिए होगा, ये क्या पूरे सभी के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ बताया नहीं। तो पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, हम इसके लिए एक कमेटी बनाते हैं। केंद्र सरकार ने एक कमेटी बनाई, तपस मजुमदार कमेटी, और तपस मजुमदार कमेटी ने अलग अलग क्या किया, वो दिया जजमेंट, अपना मतलब रिपोर्ट दिया। और इस रिपोर्ट के आधार पर क्या किया गया, हमारे संविधान में संशोधन हुआ और कहा गया कि आर्टिकल 21A एक अलग से आर्टिकल जोड़ेंगे और उसके तहत राइट टू एजुकेशन को क्या बनाएंगे, एक फंडामेंटल राइट बनाएंगे। क्लियर है पॉइंट। ये जो दोस्तों आपका राइट टू एजुकेशन है, इसके लिए जो कानून बनता है, याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन जोड़ा तो गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन इसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना कब, 2009 में। कानून कब बना, 2009 में। और इसे लागू कब किया गया, तो इसे लागू, ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे लागू
1 अप्रैल 2010 से किया गया, यानी कि इट इज इंप्लीमेंटेड ऑन 1 अप्रैल, इट वाज इंप्लीमेंटेड ऑन 1 अप्रैल 2010, है ना। अमेरिका की है निवेश जी, यार मतलब 25 बार बोल चुके हैं। केंद्र सरकार ने यानी भारत की समिति है, भारत सरकार ने समिति बनाई थी। सर मजूमदार कमेटी कहां की है सर, 25 बार बोल चुके हैं अभी तक में। ध्यान कहां रहता है निवेश तुम्हारा, क्लास में ही हो कि कहीं और तुम्हारा ध्यान है। सभी को डाउट क्लियर हुआ यहां तक? आगे चला हम लोग, अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 22। इसमें यह भी कहा गया किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे को, जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा, इसमें तो इस कमेटी, इस मतलब उसके अंदर ये नियम बनाया गया कि 6 से 14 वर्ष का अगर कोई बच्चा है तो उसको डॉक्यूमेंट के अभाव में एडमिशन से डिनाई नहीं किया जाएगा। किसी भी स्कूल में, नियरेस्ट स्कूल में डॉक्यूमेंट के अभाव में उसको एडमिशन से डिनाई नहीं किया जाएगा। दूसरा, जो स्टेट है, स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस को बढ़ाए, यानी स्कूल में एडमिशन ही ना हो सिर्फ, साथ ही साथ क्या हो, अटेंडेंस को भी बढ़ावा मिले। यह स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। और तीसरा कि स्टेट जो है, मतलब जो स्कूल है, किसी भी बच्चे को डिटेन नहीं करेगी। डिटेन मतलब कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं करेगी। 6 से 14 वर्ष का अगर कोई बच्चा फेल भी हो जाता है, तो इसलिए बच्चे में, अगर आप लोगों ने कभी सरकारी स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा तो वहां पर आपने देखा होगा कि बच्चों को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में, 5वीं, 6ठी, 7वीं तक फेल नहीं करते, उनको प्रमोट कर देते थे। क्योंकि इस कानून का ये नियम, इस कानून का नियम जो है ऐसा कहता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट है आरटीई का मतलब, राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना। सरकारी, स्टेट है आफ्ताब, स्टेट में क्या आता है, प्राइवेट स्कूल आते हैं नहीं, सरकारी स्कूल आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आ गया समझ में? आगे चलें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद अगला है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध में संरक्षण के खिलाफ संरक्षण, देखिए गिरफ्तारी जो होता है ना, 2 तरह का होता है ना। तो आपको तो सोहेल फिर पता होगा कि आपको, मगर मान लीजिए अगर फेल हो भी जाते होंगे, मान लेते हैं, या आपके क्लास में कोई बच्चा फेल हो भी जाता होगा तो उसको प्रमोट कर दिया जाता होगा अगली क्लास में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो डिटेन करने वाली जो बात है ना, उसको हटा दिया गया। मतलब जो डिटेन करने वाली बात है उसको हटा क्या है कि अब अगर गवर्नमेंट स्कूल चाहे तो बच्चे को डिटेन कर सकती है, बच्चे को फेल कर सकती है, क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना है, ना कि सिर्फ एजुकेट नहीं करना बल्कि क्वालिटी एजुकेशन देना है। इसलिए अगर कोई बच्चा पहली क्लास में फेल हो जाता है तो उसे प्रमोट नहीं करना है दूसरी क्लास में, उसको पहली क्लास में रहना। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जब बात करते हैं गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के खिलाफ संरक्षण, तो गिरफ्तारी देखो 2 प्रकार की होती है। एक होता है नॉर्मल अरेस्ट और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। नॉर्मल अरेस्ट की जब बात करते हैं, नॉर्मल अरेस्ट का मतलब क्या है, कोई क्राइम हुआ, कोई अपराध हुआ और उस अपराध के बाद अगर गिरफ्तार किया जा रहा है किसी को, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल अरेस्ट, सिंपल गिरफ्तारी बोलेंगे उसको। लेकिन अगर मान लीजिए कि क्राइम अभी हुआ नहीं है, क्राइम होने वाला है, मान लीजिए कि पुलिस को कहीं से पता चलता है, अपने सूत्रों से, पुलिस के होता है ना खबरी लोग, खबरियों से पता चलता है सर ये आदमी जो है ना, ये आदमी सर दिल्ली में बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा है, मैं देख रहा हूँ एक्टिविटी वगैरह यहाँ पर, ये लोग बारूद वगैरह ला रहे हैं सर, कील वगैरह ला रहे हैं सर बम बनाने के लिए, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, इस घर में सर ये लोग रह रहे हैं और सर इनका कुछ ना कुछ चल रहा है, खिचड़ी पकड़ा है सर इन लोगों का। पुलिस चारों तरफ से पता करके अपने सूत्रों का पता लगा कि उनको क्या करती है, जो लोग
दिल्ली या मुंबई कहीं पर भी ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, वो उनको क्या करेंगे, क्राइम से पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे। यानी क्राइम होने वाला है, वो क्राइम करने वाले हैं, उस क्राइम से पहले ही गिरफ्तार कर लेना। यानी कि किसी भी क्राइम को होने से प्रिवेंट करने के लिए, किसी भी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए अगर किसी को डिटेन किया जाए, अगर किसी को बंदी बनाया जाए ताकि वो क्राइम ना कर सके, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। यानी कि सिंपल अरेस्ट का मतलब क्या हुआ, क्राइम के बाद गिरफ्तारी। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या हुआ, क्राइम के पहले गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये भी एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। ये याद रखिएगा, ये सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, ये एनिमी एलियन, एनिमी एलियन यानी जो शत्रु देशीय नागरिक है, शत्रु देशीय नागरिक तथा प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में यानी निवारक निरोध में, प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं है। इसको सिर्फ एक ही अधिकार है, क्या अधिकार है वो हम बात करेंगे, गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं है। यह एनिमी एलियन और प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं है, इस चीज को आप याद रखेंगे। एनिमी एलियन का मतलब क्या होता है, शत्रु देशीय नागरिक का मतलब ये समझ लेना, आपके दिमाग में ये ना आ जाए पाकिस्तान के जो नागरिक हैं भारत में वो शत्रु देशीय नागरिक हैं, चीन के जो नागरिक हैं वो शत्रु देशीय नागरिक हैं, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए आपको। अगर भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया मान लीजिए, या भारत का चीन के साथ युद्ध हो गया मान लीजिए, तो उस युद्ध के दौरान जिस समय युद्ध चल रहा है भारत और पाकिस्तान या भारत और चीन के बीच में, उस दौरान जो भारत के अंदर पाकिस्तानी नागरिक होंगे या भारत के अंदर जो चीनी नागरिक होंगे, वो क्या होंगे, वो एनिमी एलियन कहलाएंगे, वो शत्रु देशीय नागरिक कहलाएंगे। अगर वर्तमान में कोई भारत के अंदर रह रहा है पाकिस्तानी नागरिक या चीनी नागरिक, तो उसको क्या कहेंगे, एनिमी एलियन नहीं। क्यों, अभी क्या भारत का किसी के साथ युद्ध चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो एनिमी एलियन तभी होता है जब किसी देश के साथ हमारा युद्ध चल रहा है और उस देश के जो भारत में नागरिक, भारत के अंदर जो उस देश के नागरिक हैं, उसको क्या कहेंगे हम लोग, एनिमी एलियन कहेंगे। दोस्तों यानी कि ये जो है किसको प्राप्त नहीं है, एनिमी एलियन को प्राप्त नहीं है। और दूसरा, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में गिरफ्तार व्यक्ति, यानी कि ऐसे व्यक्ति को जो कि क्राइम करने वाला था, क्राइम करने से पहले गिरफ्तार कर लिया, यानी कि बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था, उसको बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले हमने क्या कर लिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दिया, उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन सा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, जो भी हम अधिकार की अभी बात करेंगे इसमें। यहां पर दोस्तों इनको 3 अधिकार है। कहेंगे सर कौन कौन से अधिकार है, तो याद रखिएगा, सबसे पहला राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट टू नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, राइट टू नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। समझिएगा अभी आप लोग, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा, राइट टू बी डिफेंडेड, राइट टू डिफेंस, राइट टू डिफेंस बाय लॉयर ऑफ चॉइस, बाय लॉयर ऑफ चॉइस, यानी अपने पसंद के वकील से, हिंदी में लिख लीजिएगा, अपने पसंद के वकील से, अपने पसंद के वकील से अपना बचाव का पक्ष रखने का अधिकार या अपना बचाव करने का अधिकार, अपने पसंद के वकील से अपना बचाव करने का अधिकार, है ना, अपने पसंद के वकील से अपना बचाव करने का अधिकार, हिंदी में लिख लीजिएगा इसको। और तीसरा, अभी पूरा इसको हम लोग समझेंगे। तीसरा, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड, राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मजिस्ट्रेट, बिफोर ए मजिस्ट्रेट, बिफोर ए मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर ऑफ अरेस्ट, विदिन 24 आवर ऑफ अरेस्ट, विदिन 24 आवर ऑफ अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर
निकटतम निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार, प्रस्तुत होने का अधिकार। मजिस्ट्रेट को हम लोग मजिस्ट्रेट ही बोलते हैं, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अब इसको समझते हैं, ये जो आर्टिकल है 22 को। मान लीजिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा के नीचे जाता हूं, अपने घर के लिए मैं निकलता हूं। मैं घर के लिए निकलता हूं, रास्ते में मुझे पुलिस रोक लेती है और पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी तो मैं पुलिस से पूछूंगा कि किन ग्राउंड पर आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं, मैंने क्या क्राइम किया है, किस ग्राउंड पर आप हमें। अरे मजिस्ट्रेट का मतलब जज होता है, मुकेश लोथिया जी, जज, न्यायाधीश। ठीक है, तो पुलिस हमें कहेगी कि ये ग्राउंड है आपके खिलाफ, ये थेफ्ट का आरोप है आपके खिलाफ, इसका आरोप है आपके खिलाफ, ये क्राइम है। ये पूरा हमको ग्राउंड बताया कि इन ग्राउंड पर आपको हम क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। बिना किसी ग्राउंड के अगर हमें पुलिस गिरफ्तार करती है तो यानी क्या है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। पुलिस को गिरफ्तारी के समय हमें बताना पड़ेगा ऑन विच ग्राउंड्स यू आर अरेस्टिंग मी, यानी कि किस ग्राउंड पर, कौन से मतलब आधार है जिसके मतलब किस, मैंने ऐसा कौन से कानून का उल्लंघन किया है जिसके आधार पर आप हमें गिरफ्तार करें। तो पुलिस को वो बताना पड़ेगा कि ये चार्जेस आपके खिलाफ हैं, ये आरोप आपके ऊपर हैं, ये इसके आधार पर हम आपको क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, अगर ठीक है, ओके, तो मैं कहूंगा ठीक है, रुकिए मैं अपने वकील को फोन करता हूं, है ना। मैं अपने वकील को, हाँ देखो भाई ये थाने ले जा रहे हैं हमको, क्या कहते हैं, थाने में आ जाओ, मेरे खिलाफ ये आरोप है, मेरे बचाव में क्या करो, पक्ष तैयार करो, मेरे बचाव में क्या करो, तुम पूरा खाका तैयार करो, हमें डिफेंस, हमारे डिफेंस में मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, इन्होंने हमारे ऊपर यह आरोप लगाए हैं। तो मुझे अपने पसंद के वकील से अपना डिफेंस, अपने बचाव का अधिकार होगा। वहां पर वकील हमारे बचाव में अपना पूरा वो तैयार करेगा, जो कि कोर्ट में जाकर बोलना है उसे। इसके बाद दोस्तों मेरा अधिकार है कि मैं अपने वकील से अपना पक्ष रख सकूं। तीसरा, जिस समय हमें गिरफ्तार किया गया है उस गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर हमें, हाँ दंडाधिकारी भी बोलते हैं, हिंदी में दंडाधिकारी भी कहते हैं इसे, है ना। हाँ मोहन जी, याद रखिएगा दोस्तों, जिस समय हमें गिरफ्तार किया गया उस गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर अंदर हमें क्या करना होगा, हमें नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा, या किसी ना किसी दंडाधिकारी के पास या किसी ना किसी न्यायाधीश के पास हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा कि सर इसके खिलाफ ये आरोप हैं, है ना। कहेगा सर ये देखिए इसने चोरी करी है, ये क्राइम किया सर, इसने ये मान लीजिए कि रेड लाइट का वो तोड़ा है, रेड लाइट को ब्रेक किया है सर, है ना। और मेरा वकील कहेगा सर नहीं ये सर गलत है सर, ये इस समय व्यक्ति पढ़ा रहा था क्लास में, ये क्राइम जो है, इस क्राइम किसी और ने किया, इसने ये प्रूफ है सर। पुलिस कहेगा नहीं सर, हमारा सर कुछ टाइम दीजिए, मैं ना सर इसके ऊपर ये इसी ने किया है, मैं इसे प्रूफ करूंगा। ठीक है, वहां पर पुलिस कहेगी, जो वकील है कहेगा सर इसने जब कोई क्राइम ही नहीं किया, इससे जब किसी को कोई खतरा ही नहीं है सर, आप इसे क्यों जेल में भेजेंगे सर, क्यों इसको मतलब पुलिस कस्टडी में भेजना है, इसको बेल करिए, इसका बेल दीजिए इसको। पुलिस कहेगी नहीं सर ये व्यक्ति सर क्रिमिनल है, इससे समाज को खतरा है सर, प्लीज आप हमें क्या करिए, पुलिस कस्टडी में भेजिए सर इसको। वकील कहेगा सर नहीं इसे सर बेल दीजिए सर इसको, ये ईमानदार है, कुछ नहीं किया है इसने। और इन सब डिस्कशन के बाद देखते हैं जो कोर्ट में जब वाद विवाद होता है, उस वाद विवाद के बाद जो आपका न्यायाधीश है वो पूरे चीजों को पढ़ेगी, पूरी चीजों को देखेगी और अपने फिर उससे वो या तो उसे पुलिस कस्टडी में भेजेगी, या फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजेगी, या फिर उसको बेल कर देगी, उसको बेल दे देगी। यानी कि पुलिस क्या करेगी, यहां पर न्यायाधीश जो अगर पुलिस कस्टडी में भेजती है कि इसको 7 दिन का पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है, 7 दिन के बाद इस पर फिर से सुनवाई करेंगे। जब पुलिस कस्टडी में भेजा जाएगा तो आपको जो थाना, जिस थाने में गिरफ्तार किया गया उस थाने में आपको रखा जाएगा, पुलिस आपके साथ क्या करेगी, पूछताछ कर सकती है वहां पर
कि आप तुमने किया, कैसे किया, कहां किया, वो पूछताछ करेगी आपसे, ताकि वो केस को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। आपने किया है या नहीं किया है, जो भी, अगर आपने किया है तो वो उसके खिलाफ फिर सारे सबूत इकट्ठा करेंगे, नहीं किया तो उनको सबूत नहीं मिलेगा, फिर अगली हियरिंग में वो सबूत नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, कहेंगे कि भाई साहब चार्जशीट फाइल करने के लिए 60 डेज है तुम्हारे पास, अगर 7 दिन में 60 दिन में अगर तुम कर पाते तो ठीक है, नहीं तो तुमको क्या करना पड़ेगा, हमें इस व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा, रिहा करना पड़ेगा। अगर 60 डेज के अंदर या 90 डेज के अंदर, जो भी कानून के अंदर जो भी चार्जशीट फाइल करने का जो पर्टिकुलर डेट होता है कि इतने दिन के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करना होता है कोर्ट में, ठीक, मान लीजिए कि उतने दिन के अंदर अगर आपके खिलाफ जो भी सबूत है इकट्ठा हो गया, आपके खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गया, तो आपको फिर दंड दे दिया जाता है, ठीक है। या फिर पुलिस कस्टडी के बाद दूसरा होता है जुडिशियल कस्टडी। न्यायाधीश को अगर लगता है कि पुलिस कस्टडी में भेजना जरूरी नहीं है इसे, वो क्या करेगी, आपको जुडिशियल कस्टडी में भेज सकती है। और जब जुडिशियल कस्टडी में भेजती है तो वहां पर क्या होता है, आपको जो भी उसका नियरेस्ट जेल होता है, जेल, वहां पर आपको भेजा जाता है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, एक जज थे, बहुत महत्वपूर्ण है, आपने सुना होगा नाम उनका, पीएन भगवती। पीएन भगवती को भारत में जनहित याचिका का पिता भी कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फादर कहा जाता है, किसको, पीएन भगवती को। और ये जो पीएन भगवती हैं, इन्होंने ही कहा कि जेल जो है, जेल क्या है, जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज अ नॉर्म। उन्होंने क्या कहा कि नॉर्मल सिचुएशन में बेल करिए, एक्सेप्शनल सिचुएशन जब हो तभी आप क्या करिए, जेल भेजिए किसी को। नॉर्मली आप क्या करिए, बेल, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होता है जब तक कि उसके ऊपर वो आरोप साबित ना हो जाए। मान लीजिए कि मैंने कुछ नहीं किया है ना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गिरफ्तार कर ले पुलिस, मैंने कुछ, मैं एक इनोसेंट, बहुत इनोसेंट आदमी, बहुत ही जागरूक नागरिक हूं, और मुझे पुलिस क्या कर ले, गिरफ्तार कर ले, मुझे मतलब किसी भी क्राइम में, मान लीजिए मर्डर के आरोप में मुझे गिरफ्तार कर ले। अब मीडिया वाले मेरा पूरा मीडिया ट्रायल करना स्टार्ट कर देंगे कि ये मिस्टर दस, ये जो है मिस्टर ज्ञान प्रकाश, ये एक मर्डरर है ना, इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको ये फांसी हो जाए। मीडिया पहले ही मतलब क्या कर देगी, सजा सुना देगी, जिसको क्या बोलते हैं, मीडिया ट्रायल। कोर्ट ने अभी हमें मर्डरर नहीं साबित किया, लेकिन हाँ मीडिया वाले, अलग अलग लोग, वो क्या कर रहे हैं कि ये क्या है, एक मर्डरर, ये इसका, इसने ये कर दिया, इसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अरे भाई, जब तक कोर्ट ये साबित नहीं करता है कि ये व्यक्ति, इसने ये अपराध किया है, तब तक वो आदमी क्या है, इनोसेंट है, वो क्या है, तब तक निर्दोष है। हाँ, कोर्ट में, कोर्ट अगर ये बात कह देती कि हाँ इसने किया, इसने ये मर्डर किया है, तभी वो क्या होगा, अपराधी होगा। लेकिन हमारे देश में क्या होता है, मीडिया ट्रायल होना शुरू हो जाता है ना, तो ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक है। तो यहां पर पीएन भगवती ने क्या कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो आपको नॉर्मल सिचुएशन में, अगर वो व्यक्ति ठीक है तो उसको आप बेल कर दीजिए, बेल पर रिहा कर दीजिए, बेल दे दीजिए उसको। बेल का मतलब क्या होता है, बेल पर जब आप रिहा होता है तो आपको क्या होता है कि आप कहीं भी अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको पुलिस थाने में बताकर जाना पड़ता है। जब भी आपको पुलिस बुलाए तब आपको क्या करना पड़ता है, थाने में आपको जाना पड़ता है पूछताछ के लिए, जब भी बुलाए। कहा कि जेल एक्सेप्शनल सिचुएशन में होना चाहिए। कौन कौन से एक्सेप्शनल सिचुएशन है ना, कौन कौन से एक्सेप्शनल सिचुएशन में होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो क्रिमिनल है, जिसको गिरफ्तार किया गया, अगर उसको छोड़ दें तो वो भाग सकता है, देश छोड़ के भाग जाए, हो सकता है। अगर इसको बेल पर दे दें तो ये देश छोड़कर भाग सकता है, हो सकता है। अगर इसको बेल दे दें तो हो सकता है जो सबूत है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, मान लीजिए जो मर्डर वेपन है उसको नष्ट कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा सबूत है, सबूतों को क्या कर सकता है, वो नष्ट कर सकता है, या उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। या फिर ऐसा हो कि जो गवाह है, जो भी उसका गवाह है, गवाहों को क्या कर सकता है, थ्रेटन कर सकता है, धमकी दे सकता है, हमारे खिलाफ अगर कुछ बोलोगे तो क्या करेंगे, तुम मार देंगे, तुम या तुमको उठवा लेंगे, तुमको फिकवा देंगे, कहीं गायब करवा देंगे तुम, अगर हमारे खिलाफ कुछ बोलते हो तो। यानी अगर ऐसा सिचुएशन है तभी आप क्या कर सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं। नॉर्मल सिचुएशन आप क्या करिए, बेल दे दीजिए, ठीक है। तो ये है हमारा दोस्तों आर्टिकल 22। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर अगला जो वीक है, अगले वीक में आई थिंक आपकी क्लासेस रेगुलर हो जाएंगी, और नेक्स्ट वीक में हम लोग डीपीएसपी तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये फंडामेंटल राइट टॉपिक, ये सबसे बड़ा टॉपिक था, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब एक प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, ये 2 बड़े टॉपिक हैं, जिसमें कि अराउंड मान लीजिए कि 10 के मतलब 10-10 क्लास मान लीजिए उसमें जाएगी। बाकी सारे टॉपिक्स छोटे हैं, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो आप उस पर डिफेमेशन का केस कर सकते हैं, है ना हर्ष जी, मान हानि का केस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं,
क्लियर? आर्टिकल मतलब है ना, डेफेमेशन के खिलाफ अवमानना का केस कर सकते हैं, उसके ऊपर नोटिस भिजवा सकते हैं। ठीक है, चलिए पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं? एनडीए में 5 से 6 सवाल आते हैं। ठीक है, हाँ तो उसके खिलाफ आप मानहानि का केस कर दीजिए मोहन जी। नहीं नहीं, आज लास्ट नहीं, अभी तो आर्टिकल्स बाकी हैं, अभी 2-3 क्लास और जो होंगी इसमें, 2 से 3 क्लास मान लीजिए और होगी इसमें, है ना। 2 क्लास तो नहीं, मतलब 3 क्लास तो नहीं, 2 क्लास मान लीजिए, हाँ 2-3 क्लास मान लीजिए हो ही जाएगी। डिड गवर्नमेंट यूज दिस प्रिवेंटिव डिसीजन ड्यूरिंग अबॉलिशन आर्टिकल 370? यस डेफिनेटली अक्षय जी। जब क्या हुआ था ना, जब जम्मू कश्मीर में 370 जब हटाया गया था, तो वहां पर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत कई सारे जो वहां के बड़े बड़े लीडर्स थे, लाइक महबूबा मुफ्ती, है ना, उमर अब्दुल्ला, है ना, फारूक अब्दुल्ला, है ना, कई लोगों को क्या कर लिया गया था, निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। और एक चीज याद रखिएगा, निवारक निरोध के तहत किसी भी व्यक्ति को मैक्सिमम कितने मंथ तक गिरफ्तार रख सकते हैं? मैक्सिमम किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध में 3 महीने तक गिरफ्तार रख सकते हैं, 3 महीने से ज्यादा गिरफ्तार नहीं रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर अक्षय? पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं सीएपीएफ में? सीएपीएफ में मान लीजिए लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन आए, 10 के आसपास आते हैं क्वेश्चन, है ना। एफकेट में कितने क्वेश्चन आते हैं? एफकेट में पॉलिटी से लगभग मान लो 3-4 क्वेश्चन मैक्सिमम। सीडीएस में लगभग 12-13 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए क्या है कमल, क्वेश्चन पूछो। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये तो हो गया ना। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 उसको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के दौरान भी। क्लास इतने बजे होगी, रेगुलर जब हो जाएगी तो सेम यही टाइम पे होगी, है ना, क्योंकि आपके साथ बायो इस वीक खत्म हो जाएगी ना, आई थिंक आप लोगों को ज्यादा पता होगा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आप। सर जीडी का पेपर आ रहा है, उसमें पॉलिटिकल का क्या? अरे बहुत बेसिक होता है कमाल, बहुत बेसिक, मतलब वो उसका क्वेश्चन ही नहीं होता। हाँ ये समझ लीजिए, आपको जिस लेवल का पढ़ा है बहुत इजी होता। ठीक है, चलिए सर कोई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ने जाता है 6 वर्ष से कम आयु का, तो उसको बिना डॉक्यूमेंट, 6 वर्ष से कम आयु का उसको बिना डॉक्यूमेंट किया जाता है, तो पढ़ने में उसको निकाल सकते हैं। हाँ 6 वर्ष से कम उम्र का है तो निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है ना फंडामेंटल राइट, 6 वर्ष से कम, 6 से 14 वर्ष का जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।